आज की इस विशेष प्रेस वार्ता में मैं सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नववर्ष 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही पहली ये प्रेस वार्ता है, तो आप सबको मैं सर्वप्रथम नववर्ष की शुभकामनाएं भी देता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उनके उद्बोधन के लिए प्रार्थना करता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो मैं हमारे एक बहुत वरिष्ठ साथी परवाना जी वो हमको छोड़कर चले गए हैं और बहुत अच्छा लगता था जब हम सब बैठे होते थे, बिल्कुल हमेशा इसी कोने में यहाँ बैठते थे और कोई ना कोई उनका एक प्रश्न भी जो होता था उसमें कोई ना कोई सार होता था। मिलनसार एक साथी अपने चले गए, उसके लिए मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। जैसा बताया कि इस वर्ष 2023 की अपनी ये पहली वार्ता है और इसमें जैसा हमको पता है कि पिछले 5 साल से हम लोग सुशासन दिवस के अवसर पर हर वर्ष का एक नाम रखते थे। पहला वर्ष हमने सुशासन वर्ष रखा, फिर सुशासन संकल्प वर्ष रखा, सुशासन परिणाम वर्ष रखा, फिर अंत्योदय उत्थान वर्ष रखा और इस बार का जो 2023 का ये वर्ष है अंत्योदय आरोग्य वर्ष, इसका नाम दिया है। और हेतु यही है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, संख्या में मैं कह सकता हूं कि लगभग 40% ऐसा वर्ग है जो अपने जीवन यापन को बड़ी कठिनाई से करता है, जिनको हम निम्न आय वर्ग कह सकते हैं, जिसको बीपीएल नाम से भी हम पुकारते हैं। हमने इस बीपीएल की जो परिभाषा है उसको थोड़ा बदला है। पहले ये बीपीएल वैसे तो कई पैरामीटर्स हैं, लेकिन एक पैरामीटर उसमें इनकम का होता है, वार्षिक आय, वो 1,20,000 रुपया होती थी। पिछले 2 वर्ष से इसको बढ़ाकर हमने 1,80,000 रुपया किया है। तो 1,20 तक तो ये संख्या 15 लाख के आसपास ही रहती थी, कभी थोड़ा आंकड़ा आगे पीछे हो जाता था, लेकिन उस समय तक हमारे पास कोई बहुत बड़ा प्रमाणित ऐसा आय का डाटा ये होता नहीं था। हमने जब से परिवार पहचान पत्र लागू किया तो उसमें उस परिवार की प्रमुख बातें जो एकत्र की, जिसका सत्यापन किया, वेरिफिकेशन हुआ, उसमें जैसे डेट ऑफ बर्थ है, जैसे उस व्यक्ति का व्यवसाय है, आयु के हिसाब से उसकी जो भी यानी उसका जो व्यस्तता रहती है, उसमें विद्यार्थी है तो विद्यार्थी अथवा व्यवसाय करता है व्यवसाय, 60 वर्ष की आयु के बाद उसको सोशल जस्टिस के लाभ उसको मिले, इस प्रकार से ये सब बातें उसमें रहती थी। सत्यापन करने के बाद आय के हिसाब से अब जो ध्यान में आया है कि ये आंकड़ा हमारा बीपीएल का ये 29 लाख हो गया है। तो हमने 29 लाख लोगों की चिंता, जो आबादी का लगभग 40% बनता है, इसकी चिंता सबसे पहले की जाए। उसी का अधिकार मैं मान के चलता हूं कि सरकारी जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उसके ऊपर पहला अधिकार उनका है। उनको मुख्य धारा में लाना, उनकी आय को बढ़ाना, जिसके कारण से प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, देश की आर्थिक स्थिति में भी बढ़ोतरी होगी, तो गरीब आदमी को लाभ पहुंचाने का हमारा एक संकल्प। और उसमें भी जैसा 5 चीजें हमेशा मैं चर्चा करता हूं, 5S, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। तो इन 5 चीजों में उनको कैसे बूस्ट मिले। शिक्षा के नाते हम लोगों ने बहुत से विद्यालय पहले जो बढ़ाए थे, बढ़ाने के बाद शिक्षा का स्तर अच्छा करने के लिए बहुत से काम किए। अध्यापकों को भी ठीक भर्ती उसकी वहां होकर के शिक्षा अच्छी मिले, अध्यापकों की जो कमी है उसको हम पूरा कर रहे हैं, चाहे वो भर्ती के नाते, चाहे एचकेआरएम के नाते। नए प्रकार के स्कूल, संस्कृति मॉडल स्कूल, ये भी हम नए शुरू किए हैं। अगर कुछ गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं तो उनकी चिराग योजना के अंतर्गत उनकी फीस देने की बात भी हमने शुरू की है। अभी पिछले 1 वर्ष से सब स्कूलों में डुअल डेस्क की व्यवस्था और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते जो जो कमियां हैं वो सब पूरी कर रहे हैं।
अब स्वास्थ्य के बारे में जब विचार करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने भी एक योजना जो आयुष्मान भारत तय की थी, जिसके अंतर्गत हर परिवार का 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा ये किया गया। बहुत से लोग लाभ उठा रहे थे, लेकिन उस संख्या को बढ़ाया गया है चिरायु योजना के नाम से, और ये संख्या 29 लाख परिवार अर्थात 1.25 करोड़ आबादी, उसको ये लाभ पूरा मिलेगा। हर ऐसे नागरिक का पहले फेज में 180 तक, दूसरे फेज में उससे आगे भी बढ़ेंगे, उनका एक प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये करने की योजना भी बनी है, जिसमें लगभग अभी तक 1 लाख लोगों का और स्वास्थ्य परीक्षण हो चुका है। क्योंकि ये बड़ा काम है, इसके सेंटर्स हमको बढ़ाने पड़ेंगे, साल भर तक ये लगातार चलेगा, तो ये 180 तक की आबादी, इसको सबको हम स्वास्थ्य परीक्षण इसका करा सकेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपना स्वास्थ्य का एक प्रकार से जांच करा के उसमें कोई आवश्यकता है तो उसका इलाज भी व्यक्ति करा सके। इसी प्रकार लोगों के रोजगार के लिए हर ऐसा परिवार जिसके घर में आय कम है, उसके एक व्यक्ति को रोजगार कैसे दिया जाए, मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना ये हमने चलाई थी। लगभग 30,000 लोगों को उसके अंतर्गत लोन्स दिए गए हैं। कुछ लोगों की स्किलिंग के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग हो रही है ताकि अपना काम वो कर सकें। HKRN जो नया एक पोर्टल बनाया है, उसमें भी अभी तक 4,000 लोगों को, और जो गरीब परिवार हैं उनको टेम्परेरी एक नौकरी दी गई है। तो ऐसे उनके व्यवसाय के लिए हम सारे काम कर रहे हैं। अब जो इस वर्ष के प्रारंभ में हमने कहा कि इनको सबको, जिनके राशन कार्ड नहीं है, ऐसे परिवारों को राशन कार्ड ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ऑटोमेटिकली राशन कार्ड बनाने में जब उसका एनालिसिस किया गया तो बहुत ऐसे परिवार हैं जिनको राशन कार्ड पहले से वर्षों से नहीं मिले हैं, और बहुत ऐसे भी हैं जो उस पैरामीटर से बाहर हैं, जो राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं, पीले राशन कार्ड का, वो वास्तव में अपात्र हैं, जो डिजर्व नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के राशन कार्ड काटे भी हैं। क्योंकि ये बड़ी एक्सरसाइज थी, तो इस बड़ी एक्सरसाइज में स्वाभाविक है टेक्निकली या फिर स्वयं लोगों ने जिसका निरीक्षण किया है उसमें से जो एक जिसको कहना चाहिए सर्वे किया है, तो उस सर्वे में बहुत सी गलतियां रहना स्वाभाविक है। तो जो गलतियां उसमें ध्यान में आई हैं, तो उन गलतियों को ठीक करने के लिए हम जनवरी माह में ऐसे सब लोगों की शिकायतें लेकर के उनकी गलतियां ठीक कर देंगे। ऐसा आज मैंने एडीसीज की मीटिंग लेकर के और निर्देश दिए हैं, और उन्होंने भी तय किया कि 31 जनवरी तक ये सारी चीजें हम ठीक कर देंगे। उसके लिए 2 टेलीफोन नंबर भी जारी किए गए हैं, और उन टेलीफोन नंबर के ऊपर लोग अपनी शिकायत करा सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 1800-180-2087। तो ये जो 11 अंकों का नंबर रहता है, और इसी प्रकार से जो 4 अंकों का एक छोटा नंबर होता है 1967। तो ऐसे ये 2 नंबर प्रचारित किए गए हैं ताकि लोग अपनी शिकायत इस पर दर्ज करा सके, और उनको 15 दिन के अंदर अंदर सोल्यूशन करने के लिए भी आज हमने कह दिया है। किसी कारण से 15 दिन में प्रोसेस पूरी नहीं होती है उस शिकायत को ठीक करने के लिए, तो 15 दिन बाद इस महीने का राशन कार्ड ऑटोमेटिकली उनको मिलेगा। उनको समाचार जाएगा कि आप लोग 15 दिन के अंदर अगर ये समस्या काल नहीं हुआ है तो आप लोग राशन के इस महीने के हकदार हैं, ताकि आगे आने वाले समय में उसकी निस्तारण किया जा सके उसकी कंप्लेंट का। उसके बाद अगर वो श्रेणी में रहता है तो लेगा, और नहीं रहता है तो फिर उसमें से उसका नाम हट जाएगा। जिन लोगों के नए कार्ड बनाए गए हैं वो तो 12 लाख के लगभग परिवार ऐसे हैं, और 12 लाखों लोगों ने प्रयत्न करने के बाद भी जिनके कार्ड बनते नहीं थे, तो एक साथ एक क्लिक से उनके कार्ड बनाए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में कभी नए कार्ड आज तक नहीं बने, पहली बार ये 12 लाख एक साथ बने हैं। तो इससे लोगों को बहुत एक प्रकार का सुविधा हुई है, बहुत लोग इससे प्रसन्न हैं। जिनके बीपीएल कार्ड कटे हैं उसमें से कई प्रकार हैं, और एक्सक्लूजन के नाते उनको काटा है। 1,32,000 परिवार तो ऐसे निकले हैं जो ITR भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाला स्वाभाविक है कि वो इस रेंज से बाहर है, तभी वो इनकम टैक्स भरता है। हो सकता है वो 2011 में उसकी स्थिति ऐसी नहीं रही होगी, लेकिन 11 साल बीत जाने के बाद कभी किसी ने कटवाया नहीं अपने आप। अब उस डाटा को लिया है तो वो 1,32,000 परिवार, और वो तो ठीक कराने के लिए भी वापस लौटे नहीं हैं। उनको पता लग गया है कि हम इनकम टैक्स पे ही हैं तो नहीं जाएंगे। इसी प्रकार से
सरकारी और अनुबंधित कर्मचारी, ऐसे भी उसमें 51,489, 51,500 लगभग ये लोग निकले हैं जो सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। सरकारी पेंशनर्स 2,100 नाम ऐसे हैं जो सरकारी पेंशनर्स निकले हैं। हो सकता है उस समय उन्होंने गलती से बनवा लिया हो, जो आज रिटायर होने के बाद सरकारी पेंशन ले रहे हैं, तो भी पेंशनर्स का तो डाटा हमारे पास आया है। ऐसे परिवारों के भी राशन कार्ड कटे हैं। जिनकी वार्षिक आय सर्वे के बाद 1,80,000 से, अर्थात जो इन श्रेणियों में नहीं है, इसके अलावा जो हैं वो भी 3,44,000 हैं। उसमें जिन लोगों का सर्वे मानो किन्हीं कारण से गलत है तो वो जो शिकायत करेंगे तो उनका दोबारा से सर्वे होगा और फिर उसमें अगर कोई गलती किसी कारण से हुई है तो उसको ठीक किया जाएगा। 2 श्रेणियां ऐसी हैं, औद्योगिक श्रमिक और जो किसानों का फसल प्रोक्योरमेंट का कीमत 4 लाख या इससे ऊपर है, ऐसी 2 श्रेणियों को भी चिन्हित किया है। क्योंकि औद्योगिक श्रेणी के जो भी लोग हैं, ये ठीक है कि उसमें मिनिमम वेजेस ये भी सब तय होते हैं, लेकिन कई जगह मिनिमम वेजेस भी 15,000 नहीं होते, उससे कम होते हैं। और जो लोग 4 लाख रुपए का अपना जिन्स बेचते हैं, उसमें कुछ फसलें तो ऐसी हैं जिनका 1,80,000 इनकम मानी जा सकती है, कुछ ऐसी भी हैं शायद उसमें 1,80,000 नहीं होती होगी। तो ऐसे दोनों लेवल के जो लोग हैं, इनका दोबारा से एक सर्वे कराने की बात हमने कही है। ये दोनों औद्योगिक श्रमिक लगभग 2 लाख हैं और किसानों की जिनकी आय 4 लाख से ज्यादा आय नहीं है, जिनकी बिक्री 4 लाख से ज्यादा हुई है, ये ज्यादा नहीं है, ये भी 7,000 है। तो ऐसे ये 2,05,000 कुल परिवार ऐसे हैं जिनका दोबारा से सर्वे होकर के और उनकी आय का और एक फिक्स किया जाएगा कितनी उनकी आय है। बिजली बिल की खपत, जिन परिवारों का, यानी ऐसा एक स्टडी है जो पावर डिपार्टमेंट की क्या बल्कि कुछ और रिसर्च जो करते हैं ऐसे लोगों की एक हमने ली है राय, तो 5% किसी भी व्यक्ति की इनकम वो बिजली के घरेलू बिल में उसका खर्च होता है। इसका अर्थ यह है कि 1,80,000 में 5% है 9,000। साल में 9,000 रुपए से ज्यादा जिसका बिल आता है, ऐसे लोगों को भी 1,80 मान करके और उसमें से एक्सक्लूड किया है। अर्थात जिसका लगभग साल का कोई लगभग 250-300 यूनिट ऐसा बनेगा, 750 रुपया महीने का बनता है, तो 750 का मतलब है 250-300 यूनिट रुपये हिसाब लगा करके इस लिमिट से ज्यादा जिनका बिल आता है वो भी 15,000 रुपए से ज्यादा सैलरी में उसको यानी इनकम में डाल करके मान करके उनको भी बाहर किया है। ऐसे परिवार हैं 2,27,000। फिर तीसरी इसमें श्रेणी जो है आईटीआर, औद्योगिक श्रमिक, बिजली बिल, सरकारी, किसान, पेंशन, सभी ये लोग हैं, ऐसे 9,60,000 हैं। इन 9,60,000 की शिकायतें 15 दिन के अंदर अगर हल नहीं होती हैं तो उनको जनवरी के महीने का भी राशन मिलेगा। आगे फिर उसको बहुत जल्दी ये पूरा करने का काम हमने किया है। तो ये एक मुख्य रूप से जो आज आपको मुझे बताना था। हम लोगों ने हर सावधानी बरती है कि किसी के साथ ऐसे ही गलत ढंग से यानी किसी का राशन कार्ड न कटे। यानी गलत नहीं है हम, गलती होना स्वाभाविक है। गलती तो वो कहते हैं टू एयर इज ह्यूमन, गलती तो हो जाती है, लेकिन गलत मंशा नहीं है। मंशा यही है गरीब है उसको मिले, जो ठीक थोड़ा अपने लेवल पर पहुंच गया है उसको नहीं भी मिलता तो उसका हिसाब किया जा सकता है। क्योंकि मैंने हिसाब लगाया कि जो बीपीएल परिवार में आते हैं उनको मुख्य रूप से अगर ज्यादा महीने में राशन का अगर 20 किलो में एवरेज लगाते हैं तो 500 रुपये महीने का ये लाभ है, यानी लगभग 6,000 रुपया साल का ये लाभ होता है। इसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप्स आदि भी हकदार वो होता है। पेंशन तो ओल्ड एज पेंशन है, पति पत्नी की आय अगर 2 लाख से ऊपर है तो नहीं मिलेगी, उससे नीचे अगर होगी तो मिलेगी, लेकिन उसका पारिवारिक इनकम के साथ संबंध नहीं है। वो पति पत्नी की दोनों की आय वो 2 लाख से नीचे रहनी चाहिए तो फिर उनको मिलती है। कभी कभी मकान बनाने के लिए भी
किसी का मकान टूटता है तो उसको मरम्मत के लिए वो योजना भी एक इसमें मिलती है। लेकिन कैजुअल ऐसी कई तरह की सहायता है जो आवश्यकता पड़ने पर वो दी जाती है। जैसे चिरायु है, मानो ये योजना हमारी आयुष्मान है, ये भी 180 से नीचे है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर किसी को लाभ होगा। इसका तो जब आवश्यकता पड़ेगी तब होगा। हाँ, सरकार जो है इसका एवरेज लगभग 1550 रुपया पर परिवार, इतना खर्च जो है वो इसमें आता है। अर्थात 29 लाख का अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 100 रुपया लगता है तो 29 करोड़ हो गया, और 1500 रुपया है तो 15 3 45 450, यानी 500 करोड़ के आसपास इसमें सरकार का खर्च ये आता है। तो हर परिवार के नाते से उसका हम 1550 रुपए के आसपास अभी भरते हैं। ये हर साल उसकी प्रीमियम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। अगले वर्ष में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन अभी लगभग हर परिवार के नाम से 1550 रुपया वो जा रहा है। तो मोटे रूप से सारे भी लाभ हम मिला लें तो ऐसा कोई लगभग 6000 7000 रुपया साल का, 8000 रुपया साल का, इतना ही लाभ परिवार को मिलता है। तो मैं हमेशा अपील करता हूं कि जो स्वयं पैसा अपना कमाने लग गया है और वो 180 से ऊपर पहुंच गया है, तो उसको ये 8000 रुपया छोड़ करके ऐसे आदमी को लाभ दिलाना चाहिए जो गरीब है, जिसकी आवश्यकता ज्यादा है। हम तो प्रार्थना करते हैं, हर किसी की इच्छा भी होती है मैं गरीब से अमीर कैसे बनूं, तो हर आदमी आगे बढ़े और इन योजनाओं का लाभ छोड़े, इसमें हर एक को संतोष करना चाहिए। ये एक अपील भी मैं इसके साथ साथ करता हूं, और इस अपील का असर भी लोगों पर होता है। कुछ ऐसे भी आह्वान मैंने किया था, अगर किसी का गलत बीपीएल बन गया है 81 से नीचे, तो वो अपने आप आकर के सरेंडर भी करे। अभी ज्यादा तो नहीं, 8-10 केस ऐसे आए हैं कि जिन्होंने सरेंडर किया है कि हमारी इनकम तो इससे ज्यादा है, आपके असेसमेंट में 81 आ रही है, हमारी इनकम ज्यादा है। लेकिन गलतियां भी हैं। उन गलतियों में छोटे बच्चों के सामने भी उनका व्यवसाय लिख दिया गया, ये सरकारी कर्मचारी है, या छोटे बच्चे की इनकम लाख रुपया साल की है, 2 लाख की साल की है। तो ऐसी गलतियां होती हैं, वो गलतियों को ठीक करने के लिए हो सकता है कई लोग अपना व्यवसाय बच्चों के नाम पे करते हैं तो वो एंट्री तो नहीं जाएगी, हो सकता है। आपकी बात अगर ध्यान करें तो छोटे बच्चों के नाम से, जैसे मानो बैंक में अकाउंट खुलवा दिया बच्चे के पैदा होते ही, और किसी के पास पैसा है तो उसने उसके नाम की एफडी करा दी। अब एफडी कराएगा तो 6-7% तो ब्याज बैंक का मिलता ही है। 1 करोड़ की एफडी में 7 लाख रुपए साल का मिल जाएगा। बिजनेस भी करते हैं सर, फर्म बना बच्चों के नाम से, गार्डन कंपनियां बना लेते हैं। हाँ, वो बच्चों के नाम पे लोग करते हैं। चलिए, लेकिन हमारा तो कहना है कि जो वास्तव में गरीब है उसका हक नहीं मारा जाना चाहिए, और जो अमीर है वो अगर बाहर निकलता तो कोई बात नहीं है, वो उसके ऊपर प्रभु की कृपा है, वो और आगे बढ़े, यही हमारे लिए हमारी उसके लिए एक जिसको कह सकता हूं कि कामना है, प्रार्थना है। हमेशा कोई बीपीएल हो तो बीपीएल बना रहे, ये तो कोई इच्छा नहीं है किसी की भी। बीपीएल कैसे एपीएल बने, हमारी बीपीएल की संख्या घटती जाए तब हमारे प्रदेश की प्रगति है। अगर बीपीएल की संख्या बढ़ जाए तो प्रदेश पीछे जा रहा। हाँ, उसके कारण से हो सकता है जैसे 20 से 80 हमने किया है, अगर ज्यादा घटते तो हो सकता है लिमिट हमको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि 30 और 40% एक ऐसी संख्या होती है जिसकी मदद होनी ही चाहिए ताकि ऊपर वालों के साथ वो मिल जाए। मित्रों, एक विषय जो बार बार आता है, बेरोजगारी। अब हम तो चूंकि अपना सत्यापित डाटा ये अपने पास रखते हैं, और इस सत्यापित डाटा में आज भी एक क्लिक से जब हम ये निकालते हैं कि इस समय जिन्होंने अपने आप को बेरोजगार डिक्लेयर किया है तो वो 6.5 लाख के आसपास लोग हैं। अब आप कहेंगे कि जब फार्म भराए जाते हैं ज्यादा भरते हैं, वो इसलिए भरते हैं कि हर आदमी अपने एक छोटे काम में तो लगा ही रहता है, लेकिन बाद में उसको लगता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। प्राइवेट नौकरी करने वाले भी सरकारी नौकरी के लिए इच्छा करते हैं, लालच रहते हैं। या ग्रुप डी की नौकरी करने वाला पढ़ा लिखा है, उसको लगता है मुझे सी में आना है तो सी के लिए फॉर्म भरेगा। सी वाला भी अगर बी की नौकरी निकलती है तो बी के अंदर फॉर्म भरेगा, अपने आप को प्रमोट करने के लिए। एक विषय। दूसरा, ये हमारा सारा आंकड़ा हमारे प्रदेश का, लेकिन सरकारी नौकरी में प्रदेश से बाहर के लोगों को भी अप्लाई करना उनके लिए भी यानी कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, ऑप्शन है। तो बहुत ऐसे आसपास के
प्रदेश के लोग भी उसमें आकर के अप्लाई करते हैं। वो उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं, वो राजस्थान के हो सकते हैं, वो पंजाब के हो सकते हैं, हिमाचल के हो सकते हैं, दिल्ली के हो सकते हैं। हर किसी को सरकारी नौकरी का लालच होता है। अब ये अलग बात है कि हमने उसमें मेरिट के ऊपर करने का एक जो नियम है वो बहुत सख्त बनाया कि हमारे यहाँ मेरिट के बिना कोई नौकरी पाएगा नहीं। तो उसमें से थोड़ा जो कमजोर बच्चे हैं वो डिस्करेज तो हो गए हैं कि अब ऐसे नहीं भरते हैं। पहले तो हर कोई आके भरता था, रास्ते ढूंढता था, तो रास्ते सारे बंद हो गए हैं। अब हम तो बल्कि इसके लिए जो कमजोर बच्चा है किन्हीं कारणों से पीछे रह गया पढ़ाई में, अब वो खाली रहे सारी उम्र, ऐसा नहीं है, उसको भी व्यवसाय मिले, इसके लिए स्किलिंग के काम ये हमने शुरू कर दिए हैं। और स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से बहुत सी इंडस्ट्री को भी हमने ऑनलाइन लिया है, ताकि वो लोग उनके साथ समझौता करके और कुछ जो उनकी आवश्यकता है उसकी स्किलिंग उन सेंटर्स में हो जाए। सर्टिफिकेशन हमारा जो विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय वो सर्टिफिकेट देगा, फैकल्टी भी वो देंगे, पढ़ाई भी वो कराएंगे, और बाद में उनकी प्लेसमेंट उसी इंडस्ट्री में हो जाए। ऐसे 50 के लगभग बड़ी इंडस्ट्री के साथ भी हमारे इस स्किल यूनिवर्सिटी ने समझौते किए हैं। और इसके अलावा भी स्किलिंग के जगह जगह कोर्सेज बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और जिस प्रकार की स्किलिंग की आवश्यकता है, बहुत बड़े यानी स्किल की जो संख्या है ये लगभग वैसे तो 8000 की सूची है जिस प्रकार के स्किल्स सिखाए जा सकते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के छोटे बड़े हैं। हम हरियाणा में भी लगभग 1500 स्किल्स तक ऐसा पहुंच चुके हैं कि इन स्किल्स के लिए और कोई ना कोई कराई जाए सिखलाई। तो ये सारा काम भी हम कर रहे हैं। तो बेरोजगारी वास्तव में जो सीएमआई और ये सारा बार बार मैं कह चुका हूं, अपनी ओर से ही कह रहा हूं कि ये हमेशा कभी 28% तो कभी 35% तो कभी 32%। एक समय ऐसा भी था जब 2017 में इन्होंने 2% भी कहा था कि हरियाणा बेरोजगारी दर 2% है। अब कब 2 हो जाती है और कब एक ही महीने के बाद 38 से और 27 पर आ जाती है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी नहीं है पिछले 5 साल। मेरी इतनी कार्रवाई कि मैं आप लोगों को बताता हूं, आप आगे बता देते हैं, लोगों को पता लग गया है। और वो सरकार को ये सरकार के ऊपर बदनाम कर रहे हैं प्रकार से। अगर ये डाटा मैं कहता हूं जनता ठीक से समझ जाए, ये जो करें इनको उल्टा पड़ेगा। यानी जनता जिस बात को समझ जाती है, या तो जनता की भाषा ये बोलेंगे, और जनता की भाषा ये नहीं बोलेंगे तो जनता इनको छोड़ेगी, और उनको जनता छोड़ दे तो हम भी चाहते हैं। विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो नहीं की कर रहा हूँ, सीएम बात सीएमआई की हो रही है। नहीं, सीएमआई की बात भी हम आपके माध्यम से जनता को बताते हैं, और जनता अगर समझ जाए कि सीएमआई वाला जो विषय है ये एक प्रकार का वो गलत बोलते हैं और हर बार बोलते हैं और बड़े बड़े नेताओं से बुलवाते हैं, तो ये जनता को समझना जरूरी है। इसका डाटा उठा लेते हैं। ये कहां से उठाते मालूम नहीं, लेकिन करते क्या है, सीएमआई के एक सैंपल 25-50 लोगों को मिल रही है, 25-50 लोगों को मिल रही है, और कोई भी कंपनी 25-50 लोगों को मिलेगी तो उनके सामने सबसे पहले कौन आएगा? बेरोजगारी है जो घूम रहा है खाली। टेलीफोनिक सर्वे भी। अब वो किसी ऑफिस में जाकर नहीं पता करेंगे, वो किसी खेत में जाकर नहीं पता करेंगे, वो किसी दुकानदार पर जाकर नहीं पता करेंगे। पार्क में लोग घूम रहे वहां पूछ लिया, सड़क किनारे खड़े हैं वहां पूछ लिया। तो पार्क में घूमने वाले, सड़क किनारे खड़े होने वाले, मौज मस्ती करने वाले, पर हम लीगल कोई एक्शन नहीं, नहीं ये ले सकते। हरियाणा के साथ ही भेदभाव कर रहे हैं सर। जैसे गुजरात का हमने 2-2.5% गुजरात उत्तर प्रदेश का भी और का- मैंने बताया हमारा भी 2% बताया था, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। हमारा भी 2% का भी बताया था। लेकिन वो हो सकता है कोई अपेक्षाएं कहीं उनसे पूरी हो जाती हो, कहीं ना होती हो। राहुल गांधी 6.5 लाख, आज से 6 महीने पहले 6.5 लाख था। अब वो अदल बदल होती रहेगी, क्योंकि हर साल एक इसमें वृद्धि होती है। लगभग 4 लाख रोज नौजवान हर साल अपने जीवन को बढ़ाने के लिए अपनी एक आयु को पार करते हैं। हमारी जो जन्म दर है वो 4.5 लाख है। 18 वर्ष के बाद वो संख्या 4 लाख बढ़ जाती है। 4 लाख के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैतृक व्यवसाय में चले जाते हैं, कुछ अपने प्राइवेट नौकरी में चले जाते हैं, कुछ सरकारी नौकरी में जाते हैं। ऐसे सबका कुछ स्किलिंग करके अपना अपना काम शुरू करते हैं। यानी अब देखिए एक आंकड़ा और बताता हूं आपको मैं, 2014 से लेकर इस समय तक जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, खास करके एमएसएमई, 50,000 से ज्यादा इंडस्ट्री हमारी लगी है, और इसके अंदर जो टोटल रोजगार और स्वरोजगार 8 साल में 33 लाख और 6,000 लोग इनको रोजगार मिला है। अब ये 33 लाख 6,000 सारे एकदम फ्रेशर होंगे ऐसा नहीं है,
हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे भी हों, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह गए हों, उसमें छोड़ने वाला नहीं लिखा जाता, जो नया जुड़ जाता है वो है। उद्योग में 12.5 लाख है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम में 4,000 है, स्टैंड अप इंडिया में 4,000 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जिन्होंने लोन लिया है 16,85,000 लोग हैं। लोन लिया है तो काम के लिए लिया होगा, कोई घर के लिए तो नहीं लिया, तो इसलिए ये भी स्वरोजगार में आए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि में 38,000 लोग। अब ये कौन है जो रेडी फड़ी खोमचे वाले, 38,000 वो लोग हैं। सक्षम युवा में 1,71,000 लोग। अब ये ठीक है, सक्षम युवा एकदम रोजगार नहीं है, लेकिन 100 घंटे का काम है, 6,500 या 9,000 रुपया 7,000 रुपया उनको मिलता है, तो इतने लोगों को वो भी काम मिला है। सक्षम सारथी योजना 78,000। अंत्योदय उत्थान मेले जो मैं बता रहा हूं कि अभी हमने जो मेले लगाए हैं 34,000 लोग वो हैं, उनको लोन अभी लेके दिया है। तो इस प्रकार से ये 33,000 लोग अगर 8 साल में लगे हैं तो 4 लाख हर साल हो गए। सरकारी नौकरी 1 ही लाख है, तो सरकारी नौकरी में तो 1.25 लाख से ज्यादा हो नहीं सकते। हर साल 20,000, 15,000, 20,000। हर किसी की अपेक्षा ये रहे कि हम सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए बेरोजगारी का कोई आलम ऐसा हो कि सारे लोग यहां बेरोजगार दिखाने लग गए, तो इसलिए इस विषय को, जहां तक सरकारी नौकरियों का विषय है, जिसे हमने कॉमन पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका प्रावधान किया था, वो ग्रुप सी का एग्जाम हो चुका है। उसका रिजल्ट आज कल में ही आने वाला है। रिजल्ट में कंपनी ने जो हमें मैसेज हमने पूछा है कि भी कब आप घोषित करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारा रिजल्ट जो परीक्षा का होता है वो तो तैयार है। अब उसमें कुछ आंकड़ा उन्होंने हमारे से मांगा हुआ है कि रिजर्वेशन जिनकी कैटेगरीज की है उनके कौन कौन से रोल नंबर हैं, और उसमें भी कुछ उनका पिछला जो बैकलॉग होता है उसके हिसाब से हमको उसकी थोड़ा निश्चित करना होता है कि भी कौन से वर्ग के ज्यादा जाएंगे, कौन से कम जाएंगे, कौन एक्स सर्विसमैन है तो कौन से होंगे, स्पोर्ट्स पर्सन है तो कौन से होंगे। वो सारा डाटा उनको उपलब्ध करा दिया है, और मुझे लगता है एक आध दिन में सारा करके और वेबसाइट पर डालेंगे, हर कोई अपना नंबर देख करके कि कौन एलिजिबल हो गया है, यानी 50% और 40% की जो 2 कंडीशन है वो एक उसमें डालेंगे। हाँ, सोशो इकोनॉमिक वो भी हमको उनको देना है कि जो 5% मार्क्स सोशो इकोनॉमिक जो जिसका जो पात्र है वो उनको देंगे, ताकि उसमें जुड़ करके फिर मेरिट बनेगी, और उस मेरिट में इसके तुरंत बाद एडवर्टाइजमेंट ग्रुप सी की निकलेगी। सी की एडवर्टाइजमेंट के लगभग 30,000 तो रिक्वेशन डिपार्टमेंट के पास आ गई है, 6,000 पुलिस की है, 36,000, और उस समय तक 1,000-2,000 बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से लगभग 36 और 40 के बीच में ये नौकरियां ग्रुप सी की अगले टीजीटी के अलग है, 7-4 टीजीटी के अलग है, बिल्कुल ठीक है। तो 36 और 43 इसी साल में 40,000 जो आपने बताई सर, इसी साल में हो जाएंगी। ग्रुप सी के इस पात्रता में से वो अगला जो रिजल्ट है उसी में से यानी परीक्षा हो जाएगी। फिर है ग्रुप डी। ग्रुप डी की भी एडवर्टाइजमेंट कभी भी निकल सकती है, क्योंकि उसमें रिक्वेशन लगभग सबकी जा चुकी है। हम चाहते हैं कि ग्रुप सी की नौकरियां घोषित होने के बाद और ग्रुप डी का सीईटी हो, ताकि ये लोग दोबारा से जो सी में चुने जाएंगे, यानी जिनकी सिलेक्शन हो जाएगी, वो उनमें परीक्षा के लिए न जाएं। वरना हर किसी की इच्छा होती है पता नहीं सी में मिले ना मिले, डी में भी चले जाओ। तो कम से कम ये जो 30 से 40 या 40-45 हजार जो नौकरियां लग जाएंगी, इनको फिर सी में परीक्षा देने की दोबारा जरूरत नहीं है। बाकी लोग दोबारा देंगे। 3 साल के लिए ये जो कॉमन पात्रता परीक्षा है, ये उसी एक बार परीक्षा में उनको लगातार वो रह सकते हैं। ग्रुप सी का भी तो होगा फिर, हर साल होना सी, वो हर साल का होना, लेकिन इनका 1 साल होने के बाद इनकी मेरिट 3 साल तक लागू रहेगी। इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। तो इस साल भी होगा ना ग्रुप सी का? तो होगा ना, ग्रुप सी का इस साल फिर होगा, यानी पहले डी, इस साल वाला डी होगा, फिर सी होगा, अगले साल फिर डी होगा, फिर सी होगा। साल में कितनी हो जाएगी सर टोटल भर्ती? मैंने बताया कि अभी जैसे ग्रुप सी की 42-43, डी की ज्यादा नहीं होंगी, 15-17-20 के आसपास होंगी। कारण क्या कि ग्रुप डी की हमने 18,000 2 साल पहले की थी, तो ये तो बैकलॉग कुछ ज्यादा हो जाता है। सी का बैकलॉग ज्यादा है, कुछ कोविड के कारण से, कुछ वैसे कारणों से। 4 साल पहले ग्रुप डी को 19,000। वैसे भी ओवरऑल ग्रुप सी में संख्या ज्यादा है एम्प्लॉइज की, ग्रुप डी में उतनी नहीं है। हाँ जी, वही तो मैंने बताया,
अब देखिए इसको भी बड़ा एक मैजिक सा एक आंकड़ा आएगा। अब 6.5 लाख आप 18 साल और 60 साल के बीच की संख्या का अगर प्रतिशत निकालेंगे तो ये लगभग 6% बैठेगा, क्योंकि 1.25 करोड़ आबादी होती है। और अगर इसको 2.5 करोड़ से हिसाब से निकालेंगे, 2.25 करोड़ के हिसाब से, 2.5% तो 2.5% हो जाएगा, कम हो जाएगी परसेंटेज। लेकिन हम वास्तव में चाहते हैं कि 18 से 60 के बीच में ही निकाली जाए, क्योंकि जो वर्किंग एज ग्रुप जो होता है वो 18 से 60 ही होता है। तो 18 से 60 के बीच में अगर करेंगे तो ये लगभग 6% के आसपास बैठेगा। ये तो वो डाटा है जो पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, 18 से 60 के बीच में उसने अगर कुछ लिखा हुआ मैं रोजगार नहीं कर रहा तो वो ये डाटा है। हाँ, जो उसने लिखा मैं बेरोजगार हूँ, क्या वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा? हाँ, उसमें कुछ नहीं। एक विषय इसमें है कि जो हमारे टेंडरिंग है, यानी ई टेंडर व्यवस्था, और खास करके पंचायतों के इस विषय को लेकर के, और एक योजना जो हमने बनाई है, जो अभी जिसकी आज मैं घोषणा कर रहा हूं, ताकि वो आपके माध्यम से और सबको जानकारी मिल जाए। तो इसके अंदर हमने 2 प्रकार के काम पंचायतों के भी और नगर पालिकाओं के ये बनाए हैं कि एक काम तो उनकी अपनी जो इनकम है वर्ष भर की, जो बजट उनका अपना है उसका, और दूसरा है जो स्टेट का बजट होता है। तो जो उनका अपना बजट है वो एक निश्चित मात्रा में है, उसके अंदर स्टेट फाइनेंस कमीशन SFC, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन CFC, साथ में फिर 1% उनको स्टाम्प ड्यूटी में से मिलता है, कुछ उनको बिजली का शुल्क मिलता है, और इस प्रकार के कुछ का मिलता हो सकता है। एक्साइज ड्यूटी पहले मिलती थी, कितने मिलती? नहीं, एक्साइज का नहीं है अब तो। उनके को किराए की इनकम है, और क्या इनकम होती है, SFC CFC वो तो हो गया, SFC CFC। तो जो भी इनकम उनकी अपनी मानी जाती है, उसमें हमने तय किया है कि अब आगे से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वो जो संस्था का हेड है उसके लेवल पर उनकी मीटिंग में अपने आप करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी गांव का अगर पैसा है तो गांव का सरपंच अप्रूव करेगा, पंचायत समिति का है तो पंचायत समिति का चेयरमैन अप्रूव करेगा, और जिला परिषद का है तो जिला परिषद का चेयरमैन करेगा, विद रेजोल्यूशन ऑफ देयर बॉडी। यानी सरपंच पंचायत से पास कराएगा, पंचायत समिति पूरी है वो उसको पास करेगी तो वो अप्रूवल देंगे, और जिला परिषद की जो बॉडी है वो रेजोल्यूशन पास करेगी और अप्रूवल जिला परिषद का चेयरमैन देगा। अप्रूवल के लिए अब स्टेट में कहीं नहीं आएगा। पहले ये डायरेक्टर के पास आते थे, सेक्रेटरी के पास आते थे, कुछ जगह पर मंत्री भी उसको अप्रूव करते थे, हमने उसको सारे को छोड़ दिया है। तो ये बहुत बड़ी एक राहत डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। 125 वाला नहीं सुना, पहले 25 लाख होगा नहीं होगा। सुनो, अभी तो अप्रूवल बताया मैंने, अभी अप्रूवल बताया, वो बता रहा हूं सारा। अभी अप्रूवल बताया, अप्रूवल जितनी भी राशि है उस सारे का अप्रूवल, छोटा काम बड़ा काम वहां की बॉडी अपने आप करेगी। हाँ, वो करेगा। अब इसके बाद विषय आता है कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल तो ये हो ही गया, फिर है इसका टेक्निकल अप्रूवल। टेक्निकल अप्रूवल में इसके स्लैब्स बनाए हैं। 2 लाख रुपए तक टेक्निकल अप्रूवल जूनियर इंजीनियर दे देगा, और कोई उसके लिए टेंडर नहीं होगा। जेई जो है उसको अप्रूव कर देगा कि हाँ ये काम है, 2 लाख के अंदर 1 लाख का है, 1.5 का है, जितना भी है वो सरपंच और जेई वो मिलकर के वो अपने आप करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर सरपंच के साथ इस काम में पंचायत ग्राम सचिव वो भी रहेगा, क्योंकि ग्राम सचिव का काम भी गांव के ही लेवल पर होता है, सरपंच के लेवल पर होता है। एक प्रकार का गांव का चीफ सेक्रेटरी ग्राम सचिव होता है। और 2 लाख से लेकर 25 लाख तक इसका टेक्निकल अप्रूवल SDO देगा। इसमें भी स्टेट का कोई रोल नहीं रहेगा। SDO वो भी पंचायती राज का होता है, पंचायतों का होता है, वहीं रहेगा, उनके साथ ही जाएगा। लेकिन ये टेंडरिंग से होगा, अप्रूवल देने के बाद ये टेंडरिंग से होगा। शॉर्ट टर्म टेंडर होंगे, शॉर्ट टर्म टेंडर में वही स्थानीय टेंडर्स जो हैं लोगों को मिल जाए, उसकी क्लासिफिकेशन की गई है। ये जो HEW पोर्टल है, HEWP, इसमें हर एक एरिया के जो टेंडर हैं, डिस्ट्रिक्ट वाले वो डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, जो छोटे टेंडर हैं एक सीमा से आगे बड़े टेंडर्स को सबके लिए खोला जाएगा, फिर कहीं का भी आए। लेकिन 2 लाख से 25 लाख ये जिले के जितने भी कंट्रैक्टर हैं उनकी बड़ी संख्या होती है,
और सब लोकल करते भी रहते हैं। इसमें नए लोग भी आ सकते हैं। जो पहले कंडीशन लगाई गई थी कि इसका इतना होना चाहिए, उसकी कैपिटल होनी चाहिए, इतना काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल पुराना होना चाहिए, तो नए लोगों को उसमें एंट्री नहीं मिलती है। हाँ, पुराना आदमी केवल एक अपना वो लिख के देगा कि हाँ इस काम को करने में उसके पास जो एम्प्लॉइज हैं, उसका जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसमें क्वालिफाइड आदमी है। क्योंकि बिना क्वालिफाइड आदमी के तो आदमी 10 लाख का काम भी तो भी नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसको क्वालिफाइड आदमी रखना एक जरूरी होगा। वो उसकी ही लेवल पर ही सारी चीजें होंगी। और 25 लाख से 1 करोड़ इसकी टेक्निकल अप्रूवल एक्शन देगा। एक्शन भी उस जिले में ही रहता है, जिले से बाहर नहीं होता है। तो अप टू 1 करोड़। बहुत गांव तो ऐसे हैं जो 1 करोड़ से बड़ा काम कराते ही नहीं है, क्योंकि इससे बड़े कामों का ना कोई बजट है ना कोई वैसे काम होते हैं। वो तो बाकी डिपार्टमेंट अपना कराते हैं। गांव के काम तो गली है, नाली है, सर कोई वहां तालाब है या कोई छोटा मोटा ग्राम पंचायत के जो काम होते हैं वो इससे बड़े नहीं होते हैं। फिर भी कोई बड़े बड़े गांव हैं, सपोज 10,000, 15,000, 20,000 की आबादी के, तो वहां 1 करोड़ से 2.5 करोड़ ये एससी करेगा और 2.5 करोड़ से ऊपर ये चीफ इंजीनियर करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल तो वहीं देगा, टेक्निकल अप्रूवल चीफ इंजीनियर लेवल तक भी बहुत बड़े काम है वो जाएंगे। कुछ गांव के अंदर एफडीज होती हैं, जमीन एक्वायर होगी उनकी, कोई भी इनकम आई तो कहीं 10 करोड़, कहीं 20 करोड़, कहीं 50 करोड़। इसमें अप टू 50 लाख ये डिप्टी कमिश्नर उनकी एप्लीकेशन पर अपने आप रिलीज कर सकता है। साल का एक बार, साल में एक बार 50 लाख। इससे ज्यादा कराना होगा तो फिर डिप्टी कमिश्नर स्टेट में भेजेगा कि किसी गांव में एक साथ वो पैसा निकाल करके बिना किसी जरूरत के ऐसे ही ना लगा दें। है वो उसी गांव का, लेकिन हर साल 50 लाख, या अगर ज्यादा बड़ी एफडी है तो अप टू 10%। मानो 5 करोड़ से ऊपर अगर है तो 10%, 10 करोड़ तो 1 करोड़, 20 करोड़ तो 2 करोड़, 10% विच एवर इज हायर, 50 लाख और 10% विच एवर इज हायर, इतना वो हर साल गांव में लगा सकता है। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी वो देंगे, बाकी सारा काम भी वो करेंगे। इससे 10% से ज्यादा अगर करना होगा तो अगेन स्टेट से परमिशन वो लेंगे। तो ये मोटे रूप से जो हमने छूट दी है। हाँ, जो स्टेट के बजट से चीजें जाएंगी उसके लिए 25 लाख रुपए से छोटे काम, उनकी यदि आवश्यकता होगी गांव में, वो पैसा हम गांव को भेज देंगे, या जिला परिषद पंचायत समिति उनकी डिमांड आती है 25 लाख से कम का अगर काम है तो उनको दे देंगे। सपोज बजट अपना कम हो गया किसी का, उनको लगता है कि हमें 10 लाख की और काम की जरूरत है, स्टेट से दिया जाए, तो हम स्टेट फंड से उतना देंगे। 25 लाख से ज्यादा अगर कोई काम की डिमांड करेंगे, वो फिर स्टेट का ग्राम विकास मंत्रालय जो है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वो फिर डिपार्टमेंटल काम यहां से उसके जो स्टेट के सिस्टम होते हैं उसमें से जाएगा। उसकी अप्रूवल भी डायरेक्टर करेगा, डायरेक्टर के बाद बड़ा काम होगा तो सेक्रेटरी करेगा। जैसे 25 लाख से 1 करोड़, इसको तो डायरेक्टर को दिया एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और सैंक्शन एक्शन करेगा। 1 करोड़ से 2.5 करोड़ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देंगे और एससी जो है वो उसको टेक्निकल अप्रूवल करेंगे। और 2.5 करोड़ से ऊपर, 2.5 करोड़ से 10 करोड़ तक मिनिस्टर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देंगे और चीफ इंजीनियर जो है उसकी टेक्निकल सैंक्शन देंगे। 10 करोड़ से ऊपर इन्होंने अधिकार दिया है चीफ मिनिस्टर को कि 10 करोड़ से ऊपर ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी काम ऐसा कराना होगा तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जाएगा और टेक्निकल अप्रूवल वही चीफ इंजीनियर या ईआईसी नहीं बल्कि चीफ इंजीनियर, ईआईसी तो अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ, तो चीफ इंजीनियर वो देगा। तो ये सारा एक सिस्टम सेट किया है जिसके अंदर मुझे नहीं लगता कि अब किसी को कोई दिक्कत कठिनाई आएगी। बहुत डिसेंट्रलाइज को हमने जो सरपंची कह रहे हैं कि 2 लाख से ऊपर का जो 5 या 20 लाख रुपए पहले होता था वो बिना टेंडर के भी काम करने की अनुमति दी जाए, वो नहीं होगा। देखिए, मैंने बताया ना, हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, उनको कठिनाई ना आए। उनका एक ही शिकायत रहती है कि अगर स्टेट से होके आता तो लंबा समय लग जाता है, स्टेट्स में फाइल जाती है, वो फाइल पड़ी रहती है, उनको चंडीगढ़ चक्कर काटना पड़ता है। हमने जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उनको दे दिया और जब जो काम 6-6 महीने में फाइल नहीं निकलती थी
अपना 1 महीने में काम कराओ, निकालो, उनकी जिम्मेदारी है। हाँ, ऑडिट सब चीजों का होगा, ऑडिट का सिस्टम तो हर एक उसमें रहता है, उसमें गलत ना हो। फिर गांव की जो वहां की उनकी पंचायत है, ज्यादा से ज्यादा हम ग्राम सभा का भी कुछ सोच सकते हैं बाद में कि भी यहाँ ग्राम सभा के सामने विषय रखें जो काम कराने हैं। ट्रांसपेरेंसी और स्पीडी काम हो, क्वालिटी अच्छी हो। जो मंत्री बोल रहे हैं कि बहुत सारे सरपंच के खिलाफ कहते हैं इस टाइप की, अगर मैंने फाइलें दबा दी, अगर फाइलें खोदी तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत मैं तो आएगी। आगे का विषय बता रहा हूं, पिछला विषय ना मैंने देखा है और ना मैंने कोई उस पर कमेंट किया है। मेरा तो इतना कहना है कि हम चीजों को आगे ठीक करने के लिए सारे सिस्टम बना रहे हैं, उनमें आगे ऐसी चीजें ना हो, ये हमारा हेतु है। ठीक है ना, पीछे क्या होगा, कितना होगा, शिकायत मिलेगी, किसके द्वारा कराएंगे, वो विषय डिपार्टमेंटल है, वो डिपार्टमेंट का या एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, वो देखेंगे उसको क्या करना क्या नहीं करना। आगे सिस्टम बनाना हमारा काम है, हमने इसका सिस्टम बना दिया। तो मित्रों, आज के विषय में मेरे ध्यान में जो विषय थे वो यही थे, और इस संदर्भ में यानी परिवार पहचान पत्र, उसमें राशन कार्ड, उसमें पेंशन, उसमें ये विषय, और साथ में ये जो पंचायती सिस्टम जो सारे बताए हैं, इसी पैटर्न पर लगभग शहरों का भी ऐसे ही है। उसमें भी स्लैब यही है, लेकिन जितना पैसा उन शहरों का होगा वो सारा वही होगा। हम साल में 7% पैसा आबादी के हिसाब से गांव को, शहर को, जो हमारा सेल्फ ओन्ड वो जो रेवेन्यू है, स्टेट रेवेन्यू, उसका 7% वो उनको उससे ज्यादा दे देते हैं। 2% उसमें से रिजर्व रखते हैं बाद में 9% तक, ताकि 2% जो अलग से सहायता जिस भी किसी कमजोर इकाई को पड़ती है उसको हम दे सकें। ये 2% का पैसा स्टेट में रखते हैं। परिवार पहचान पत्र में जो करेक्शन है, ये लास्ट डेट आपने क्या रखी है, कितना टाइम? देखिए, परिवार पहचान पत्र जो है वो डायनेमिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें अभी भी लगभग मैं समझता हूं 50 लाख से 1 लाख तक ऐसे परिवार होंगे जिन्होंने आज भी लगता है कि परिवार पहचान पत्र बनवाए नहीं है। बहुत इस लेवल पर लोग पहुंच जाते हो कि हमें सरकार से कुछ चाहिए नहीं, हम क्यों बनवाएंगे, बाध्य हमने किया नहीं है। हम कर तो सकते हैं लेकिन हमने नहीं किया। अभी जिसको जरूरत है वो बनवाएगा, जिसकी कोई सरकार की छोटी मोटी भी सहायता उसको चाहिए तो हम उसका परिवार पहचान पत्र पूछ लेते हैं। नौकरी के लिए अप्लाई करेगा तो पूछते हैं, मीटर लगवाएगा तो पूछते हैं, रजिस्ट्री कराएगा तो पूछते हैं, ताकि ट्रैक किया जा सके। सर, ये जो 1,80,000 की आमदनी है लंबे समय से चल रही है, आपको नहीं लगता, तो मैं आपकी राय भी जानना चाहूँ, इसकी जो लिमिट है वो बढ़नी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बाकी स्टेट से काफी ज्यादा है। अभी हमें नहीं ध्यान में आया, किसी स्टेट ने नहीं ध्यान कराया कि 1,20 से ऊपर किसी ने किया है। हरियाणा इज द ओनली एंड फर्स्ट स्टेट जो 1,80 तक गए हैं। एक दूसरा, हमेशा गरीबी और अमीरी ये कोई कंपैरेटिव टर्म होती है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं होती है। और कंपैरेटिव टर्म में ये माना जाता है कि आप सरकार के नाते से 1/3 पॉपुलेशन का यानी अपने जिम्मे लेके चलो कि उनकी सहायता करते रहो। हाँ, जब ये सहायता देने के बाद इनकी कैटेगरी बढ़ जाती है और 1/3 से नीचे रह जाते हैं बीपीएल के लोग, फिर उसकी लिमिट बढ़ाएंगे। आज तो मैंने बताया कि 40% है 29 लाख परिवार। क्योंकि जैसे जैसे प्राइस इंडेक्स को देखें तो 1,80 अब भाई प्राइस इंडेक्स तो मैंने बताया ना कि अब 1,80 से ऊपर हम दे भी क्या रहे हैं, हम 5-6 हजार रुपया साल का दे रहे हैं, तो 5-6-8 हजार रुपया वो उस 1,80 से ऊपर वाला अपना खर्च कर सकता है, दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसकी इनकम ही 25,000 रुपया 50,000 रुपया साल की है,